चैप्टर चल रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम लोग पूरा का पूरा कविता कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, इसका पूरा पूरा निचोड़ समझना चाहते हैं, एक-एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी चीज़ आपसे ना छूटे। और जब आपका एक-एक चीज़ कंप्लीट होगा तभी जाकर के आपसे एक-एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए जो कि राइटर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये जो अभी पार्ट 2 चलेगा हमारा, इसमें हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और एक-एक वर्ड को समझाने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए हुए हैं जिसमें शायद हम ये 3 लाइन बता भी दिए थे। लेकिन फिर से हम इस तीनों लाइन को फिर से पुनः दोहराएँगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिएगा, कविता में कहा जा रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हल्का-सा इसको हम दोहरा दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि पहले हम क्या पढ़े थे। कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब गीत मेरे स्वयं का, मेरे द्वारा गाया गया गीत ये राइटर कह रहे हैं। और सबसे पहला लाइन है आई सेलिब्रेट मतलब मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं उत्सव मनाता हूँ। माई सेल्फ मैं उत्सव मनाता हूँ, खुद में उत्सव मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट मैं उत्सव मनाता हूँ, माई सेल्फ खुद स्वयं उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ और मैं गाता हूँ माई सेल्फ स्वयं से गाता हूँ। मैं उत्सव मनाता हूँ स्वयं से, मैं गाता हूँ स्वयं से। एंड व्हाट आई एज्यूम और व्हाट मतलब जो भी, एंड व्हाट आई एज्यूम जो भी मैं मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ, यू शैल एज्यूम उसे तुम भी मानो। फॉर एवरी एटम क्योंकि प्रत्येक कण, एटम इस कण होता है, एवरी मतलब प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक कण बिलोंगिंग टू मी जो मेरे अंदर बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू वही कण तुम्हारे अंदर भी बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से हमारा 3 लाइन है। अब आगे का लाइन देखते हैं। आगे के लाइन में पोएट कहते हैं आई लोफ मतलब लोफ मतलब होता है भटकना। आई लोफ मैं भटकता हूँ एंड और इनवाइट आमंत्रित करता हूँ माई सोल अपने सोल को, अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं भटकता हूँ जो कि फिजिकल है, मेरा शरीर भटक रहा है, मैं भटक रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मा को भी आमंत्रित करता हूँ कि आओ और तुम भी मेरे साथ भटको। संध्या के समय में ये कह रहे हैं, संध्या में या फिर सुबह में ये भटकते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ शरीर भटक रहा है, मेरा शरीर भटके, मैं आराम करूँ, मेरा शरीर आराम करे और मेरा आत्मा किसी और चीज़ के बारे में सोचे, किसी और विषय में चिंता करे, ऑफ़िस के विषय में चिंता करे, काम के विषय में चिंता करे, घरेलू चिंताओं या फिर समाज के प्रति चिंता करे। ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना पसंद करता हूँ, मैं भटकता हूँ और अपने आत्मा को भी कहता हूँ कि निश्चिंत होकर के कम से कम इस पल के लिए तुम मेरे साथ आओ। उन सभी समस्याओं को भूल जाओ जो पहले से तुम्हारे मन में है, तुम्हारे आत्मा में है। और इसलिए राइटर कह रहे हैं आई लोव मैं भटकता हूँ एंड इनवाइट और आमंत्रित करता हूँ माई सोल अपनी आत्मा को। आई लीन मैं लेट जाता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि मैं भटकता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ? आई लीन मैं फिर लेट जाता हूँ। आई लीन मैं लेट जाता हूँ एंड लोफ और भटकता हूँ एट माई ईज और बड़ी ही आसानी से, ईज मतलब आसानी से होता है, बड़ी ही आसानी से ऑब्जर्विंग ऑब्जर्व करता हूँ स्पीयर ऑफ समर ग्रास घास के नुकीले भागों को भी। आप यहाँ पे समर ग्रास का मतलब होता है ऐसा ग्रास जो समर में उगता है। स्पीयर मतलब होता है नुकीला, मतलब घास का जो नुकीला भाग है उसके बारे में कहा जा रहा है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास का मतलब होगा घास का नुकीला भाग। स्पीयर ऑफ समर ग्रास मतलब होगा घास का नुकीला भाग। इसको फिर से समझिए। कह रहे हैं आई लीन मैं लेट जाता हूँ एंड लोफ मैं भटकता हूँ एट माई ईज और बड़ी ही आसानी से ऑब्जर्विंग मैं गौर करता हूँ स्पीयर ऑफ समर ग्रास घास के नुकीले भाग को। ये कह रहे हैं
कि मैं अपने आप से मिल जाता हूँ। मेरा शरीर मेरे आत्मा से इस प्रकार जो है सो कि मिल जाता है कि मैं एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ। अगर आपका आत्मा आपके शरीर के साथ नहीं है, आपका शरीर किसी और काम को कर रहा है और आत्मा किसी और चीज़ के विषय में सोच रहा है, तो आपके बगल से कोई कुछ भी करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके साथ आपका मन है, आपका तन है, आपके साथ आपके शरीर के साथ आपका एक-एक अंग है, तो समझिए आपके बगल में कुछ भी होगा, छोटा से छोटा चीज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए पोएट कह रहे हैं, कि मैं घास के नुकीले भाग को भी एहसास कर लेता हूँ कि मेरे पैर के नीचे नुकीला-सा भाग है, जो मुझे चुभन दे रहा है। और इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं कि मैं सभी चिंताओं को छोड़ देता हूँ, सभी कामों को छोड़ देता हूँ और कम से कम एक पल के लिए, एक क्षण के लिए ही सही, कुछ ही समय के लिए, लेकिन मैं अपने आप से मिल पाता हूँ और अपने आप को शांत कर पाता हूँ। फिर से सुनिए एक बार। आई लीन मैं लेटता हूँ एंड लोव भटकता हूँ एट माई ईज़ और बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व करता हूँ स्पीयर ऑफ समर ग्रास घास के नुकीले भाग को भी मैं एहसास कर लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं पोएट? कह रहे हैं माई टंग मेरा जीभ, माई टंग मतलब मेरा जीभ, एवरी एटम प्रत्येक कण ऑफ माई ब्लड मेरे खून का। मेरा जीभ मेरे खून का एक-एक कण फॉर्म्ड वो बना है, फॉर्म्ड मतलब बना है फ्रॉम दिस सॉइल इसी मिट्टी से बना है, दिस एयर इसी हवा से बना है। ये पोएट कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकृति के बीच में अभी लेटा हूँ, जिस प्रकृति के बीच में मैं भटक रहा हूँ, जिस प्रकृति के बीच में मैं अपने आप को आराम पा रहा हूँ, इसी प्रकृति के बीच में मैं जन्मा हूँ। मेरा जीभ, मेरे शरीर का एक-एक कतरा, मेरे शरीर का एक-एक खून इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा से बना है। ये पोएट कह रहे हैं इस नेचर के बारे में, इस नेचर का बखान कर रहे हैं कि ये जो नेचर जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं अभी आराम कर रहा हूँ, इसी नेचर की मिट्टी से, इसी हवा से मेरा शरीर बना है। मेरा मेरे शरीर का एक-एक खून बना है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स। अब देखिए अब ये प्रकृति का और ज़्यादा बखान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ना केवल मेरा शरीर और ना केवल मैं, बल्कि मेरे जो फ़ोरफ़ादर्स हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भी यहीं पे जो है से कि जन्मे हैं और वो इस प्रकृति के ऋणी हैं। इसी प्रकृति ने उन्हें बनाया है। कैसे? तो देखिए, कह रहे हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स मतलब बॉर्न मतलब जन्म देना। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स हमारे माता-पिता का जन्म यहीं हुआ है। पेरेंट्स मतलब माता-पिता होता है, हियर मतलब यहीं। मेरे माता-पिता का जन्म यहीं हुआ है। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम और मेरे माता-पिता के पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ है एंड देयर पेरेंट्स द सेम और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये कह रहे हैं कि मेरे माता-पिता यहीं जन्मे हैं, मेरे माता-पिता के माता-पिता भी यहीं जन्मे हैं एंड देयर पेरेंट्स द सेम और उनके साथ भी ऐसा ही सेम हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा खानदान इनका यहीं पे जन्मा है। और इसीलिए वो इस प्रकृति के, इस भूमि का ऋणी है और उसको शुक्रगुज़ार कह रहे हैं कर रहे हैं ये। आई मैं नाउ अभी 37 इयर्स ओल्ड मैं अभी 37 वर्ष का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन और हमारा जो स्वास्थ्य है परफेक्ट है, हेल्थ जो है हमारा परफेक्ट है। मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, परफेक्ट है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य इसलिए परफेक्ट है क्योंकि मैं ऊपर दिए गए जो बात है उन सभी चीज़ों का अनुसरण करता हूँ। मैं प्रकृति के बीच में रहता हूँ, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, मैं प्रकृति के एक-एक नियम का पालन करता हूँ जो प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद है और इसीलिए हम स्वस्थ हैं। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया है। आगे क्या कह रहे हैं पोएट? पोएट कह रहे हैं होपिंग टू सीज़ अब देखिए ना, कोई राइटर अभी भी इतना कामयाब होने के बावजूद भी प्रकृति के बीच में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। अभी अगर किसी सक्सेसफुल लोगों को ये कहा जाए कि आप जाइए प्रकृति के बीच में थोड़ा टहल लीजिए, तो उनको लगेगा कि 1 घंटा जो हम टहलेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, इतना में हम लाख रुपया कमा लेंगे।
तो फिर ऐसे लोगों को आप ये भी देखिएगा कि उनको डायबिटीज़ होता है, शुगर होता है, बीपी होता है, थायराइड होता है, पता नहीं किस-किस टाइप का बीमारी होता है, लेकिन होता ज़रूर है। क्योंकि वो सब कुछ कमा रहे हैं, सिवाय एक चीज़ के, अपने स्वास्थ्य के। तो आप जो सोचिएगा कि हम सब कुछ कमा लें, तो सब कुछ कमा करके सबसे बड़ा धन खो दीजिएगा और वो है स्वास्थ्य। और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और शायद राइटर के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और ये राइटर के लिए ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सभी के लिए सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य पे ध्यान देना हमारा सर्वप्रथम जो है कि सबसे पहला जो है कि कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि आप अगर पढ़ भी रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया है। ज़रा सोच करके देखिए कि अगर आपका स्वास्थ्य 2 दिन के लिए खराब हो जाएगा, तो क्या आप पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे। और सोचिए कि हमेशा के लिए खराब हो जाए, तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएँगे। मतलब साफ है कि आप पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, चल रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, आप कमा रहे हैं स्वास्थ्य के कारण। तो जब स्वास्थ्य के कारण आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को आप थोड़ा-सा तो समय दीजिए। थोड़ा-सा इस बॉडी को समय दीजिए क्योंकि बॉडी आपको इतना सारा कुछ दे रहा है। अगर आप बॉडी को थोड़ा-सा समय दे दीजिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा योगा कर लीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिएगा, तो इससे फ़ायदा आप ही को होगा। अभी आपको ये फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, आपको अभी लगेगा कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन फ़ायदा आप ही को होगा लॉन्ग टर्म में। जब बुढ़ापा आएगा तो आपका इम्यूनिटी बहुत बढ़िया रहेगा, तो लगेगा कि हाँ, हमने समय दिया है शरीर को और शरीर उतना भरपूर कर रहा है हमें, चुकता कर रहा है हमें। तो ये सारा कुछ है, बहुत सारा बात है। ख़ैर, तो ये कह रहे हैं कि मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल परफ़ेक्ट है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हॉपिंग टू सीज़ हॉपिंग टू सीज़ नॉट टिल डेथ और ये कह रहे हैं डेथ तक हमारा जो स्वास्थ्य है सीज़ नहीं करेगा। राइटर क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। राइटर कह रहे हैं टिल डेथ मृत्यु तक नॉट सीज़ हमारा जो स्वास्थ्य है वो सीज़ नहीं करेगा इस बात का हमको पूरा उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हमारा स्वास्थ्य सीज़ नहीं करेगा नॉट टिल डेथ मृत्यु तक। मतलब इनका कहना ये है कि मृत्यु तक हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगा। इस बात के लिए एकदम पूरा निश्चिंत है, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं समय पे उठता हूँ, समय पे सोता हूँ, समय पे खाता हूँ और भरपूर समय अपने शरीर को भी देता हूँ। एक्सरसाइज़ करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, नेचर से जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए इनको उम्मीद है, होप है कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य सीज नहीं करेगा टिल डेथ मृत्यु तक। आगे क्या कह रहे हैं ये? ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं क्रीड्स मतलब धर्म एंड स्कूल्स और विचार। स्कूल्स मतलब यहाँ पे विद्यालय नहीं लिखिएगा, स्कूल्स मतलब विचार होगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स धर्म और विचार इन एबियंस खो रहे हैं। एबियंस मतलब होता है खोना। धर्म और विचार इन एबियंस एब्सेंट मतलब खोना होता है तो वही एब्सेंट यहाँ पे लिखिएगा। धर्म और विचार इन एबियंस वो खत्म हो रहे हैं, लोग इसे भूल रहे हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे धर्म और हमारे विचार। हमारा धर्म जो हमें कहता है, उसे हम भूल रहे हैं। हमारा जो विचार कि सही क्या होना चाहिए, गलत क्या होना चाहिए, इन सभी बातों को हम भूल रहे हैं धीरे-धीरे। हमारा अभी का जो जनरेशन है, रिटायरिंग बैक ज़रा पीछे मुड़ कर के देखिए, व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर हमारे पूर्वज कैसे थे? व्हाट दे आर वो जैसे भी थे बट नेवर फॉरगेटेन लेकिन अपने धर्म और विचार कभी नहीं भूलते थे। कह रहे हैं पोएट। आई हार्बर मुझे विश्वास है, आई हार्बर मतलब मुझे विश्वास है फॉर गुड और बैड अच्छाई में भी और बुराई में भी। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। हमारे समाज में कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, हमारे सामने कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, परिस्थिति कैसा भी हो सकता है। बट आई परमिट लेकिन मैं परमिट करूँगा, मैं इजाज़त दूँगा टू स्पीक कि बोलूँगा एट एवरी हज़ार्ड कि मैं प्रत्येक परिस्थिति में बोलूँगा। हज़ार्ड मतलब परिस्थिति होता है, एवरी मतलब प्रत्येक होता है कि मैं स्पीक करूँगा, मैं बोलूँगा एट एवरी हज़ार्ड प्रत्येक परिस्थिति में। अब प्रत्येक परिस्थिति कहने का मतलब क्या हुआ सो समझिए। राइटर कह रहे हैं
कि मैं सिद्धांतवादी हूँ। ऐसा आदमी कि ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मेरे पक्ष में है तो हम उसका पक्ष लेंगे और कोई मेरे विरोध में है तो हम उसका जैसे कि ये करेंगे। अगर बात सही होगा तो मैं सही कहूँगा, अगर बात गलत होगा तो मैं गलत कहूँगा। चाहे वो अमीर करे, चाहे वो गरीब करे। मैं प्रत्येक परिस्थिति में बोलूँगा, ऐसा नहीं कि देखूँगा कि पहले ये मेरे परिस्थिति के लायक है कि नहीं। अगर बड़े लोग कुछ बड़ा गलती कर रहे हैं तो मैं छिप जाऊँगा, ऐसा नहीं। ये कह रहे हैं आई परमिट मैं इजाज़त देता हूँ टू स्पीक कि मैं बोलूँगा एट एवरी हज़ार्ड प्रत्येक परिस्थिति में बोलूँगा, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर मतलब होता है सिद्धांत, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अपने वास्तविक सिद्धांत को खोए बिना ओरिजिनल एनर्जी अपने ओरिजिनल और वास्तविक सिद्धांत को खोए बिना मैं बोलूँगा। मतलब जिस कारण से लोग मुझे जानते हैं, ये वाल्ट व्हिटमैन साहब जब भी बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं, मैं वही बोलूँगा। चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, मैं सही बात ही बोलूँगा, कभी भी अपने सिद्धांत से मुकरने का कोशिश नहीं करूँगा। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी अपने वास्तविक सिद्धांत को खोए बिना और अपने ओरिजिनल एनर्जी से बोलूँगा। तो इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पे बात खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, आगे कुछ नहीं है, आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर है। और ये क्वेश्चन आंसर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ है, तो आप चाहिए और एक-एक ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिए। और एक चीज़, ये चैप्टर आप खत्म कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ गया। हो सकता है कि एक आध 2 लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप फिर से उसको रिवर्स करके देख लीजिएगा। एक आध बार करके आप देख लीजिएगा और इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपको चैप्टर समझ में आएगा, तो इससे रिलेटेड पहले आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर से आप किताब में जैसे कि खुद से पढ़िएगा और उसका हिंदी मन ही मन कीजिएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और हमारे एक-एक कहे हुए बात को फ़ॉलो कर पा रहे होंगे। क्योंकि अगर आप मेरे बात को फ़ॉलो कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो वीडियो आकर के देखने वाले और देख कर के जाने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जो एक ही चैप्टर को एक ही वीडियो को अलग-अलग चैनल पे जाकर के देखते हैं, लेकिन उनका कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो बस हम यही कहेंगे कि आप कहीं भी देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और उसके बाद जो है कि उस चीज़ को कंप्लीट करके, फिर से उसको पुनः अपने से प्रयास कीजिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करने का। तो इस प्रकार से चैप्टर आपका बहुत ढंग से खत्म होगा। चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और नहीं तो किसी तीसरे चैप्टर को लेकर के आएँगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट में जो है कौन-सा चैप्टर हम लेकर के आएँ। बाकी आप लोग यहाँ तक रुके रहें, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।